धन्यवाद बच्चों। मैं विनोद सर आज वर्ग नवम के अंतर्गत वैज्ञानिक चेतना के बाहर चंद्रशेखर वेंकट रामन पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आपको एक सच्चे वैज्ञानिक, एक सच्चे कर्मठ व्यक्ति के चरित्र के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों। कोई भी महापुरुष जो महान बनते हैं वो ऐसे महान नहीं बनते हैं, नहीं तो सब महापुरुष ही बन जाते। फिर अंतर क्या रह जाता साधारण पुरुष और महापुरुष में? महापुरुष में एक विशेष जज्बात होती है जो उन्हें महापुरुष बना देता है। यही जज्बात चंद्रशेखर वेंकट रामन को देखिए। न्यूटन साहब को जज्बात ही उन्हें वैज्ञानिक बना दिया। एक दिन वो एक बगीचे में बैठे हुए थे, एक सेब में का फल टूट करके नीचे गिर गया। यही सोच कि यह फल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, यही उन्हें साइंटिस्ट बना दिया। इंसान यदि अपना सोच बदल ले तो वह सब कुछ बदल सकता है, परंतु जिस व्यक्ति का सोच नहीं बदल सकता है उसका कुछ भी नहीं बदल सकता है। इसलिए आप अपने सोच को बदलो। अपने सोच को बदलोगे तो तुम्हारा जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। देखिए, चंद्रशेखर वेंकट रामन पाठ के लेखक है धीरंजन मालवीय, जिनका जन्म 9 मार्च 1952 को बिहार के ये नालंदा जिले में हुआ था। ये एमएससी सांख्यिकी, एमबीए और एलएलबी पास थे। आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े मालवीय अभी भी वैज्ञानिक जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के काम में जुटे हुए हैं। आकाशवाणी और बीबीसी लंदन में कार्य करने के दौरान मालवीय रेडियो विज्ञान पत्रिका ज्ञान विज्ञान का संपादन और प्रसारण करते रहे। मालवीय की भाषा सीधी, सरल और वैज्ञानिक शब्दावली हुए हैं। यथावश्यक अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। मालवीय ने कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियाँ लिखी है, जो पुस्तक विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक पुस्तक में समाहित है। इन्होंने ही ये चंद्रशेखर वेंकट रामन के बारे में लिखा है कि चंद्रशेखर वेंकट रामन बचपन से कैसे थे और वैज्ञानिक इन्होंने कैसे बन गया। बच्चों, एक लोकोक्ति है कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात। जो होनहार बच्चे होते हैं उनको बचपन से उसके शरीर की सी झलक निकलती है। उसके काम काज में एक विशिष्टता पाई जाती है, जिसको देख कर लोग समझ जाते हैं कि यह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। और कुछ नहीं होता है बच्चों, बस व्यक्ति की ऊंची सोच ही उसे ऊंचाई तक पहुंचा देता है। पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे थे, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से ही पहले कोई समझ नहीं पाया था। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नील वर्णीय आभा को असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे थे, मगर इस आभा पर परे रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए चंद्रशेखर वेंकट रामन। देखो बच्चों, जस्ट मैंने अभी कहा कि न्यूटन साहब ने सेब के पेड़ से पके हुए सेब के फल को नीचे गिरते हुए देखा। यही सोच कि ये पेड़ का फल नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है, यही सोच उनको साइंटिस्ट बना दिया। और चंद्रशेखर वेंकट रामन जी का समुद्र का पानी नीला क्यों होता है, यही बात उनको एक साइंटिस्ट के पद पर लाकर खड़ा कर दिया बच्चों। यह बात सन 1921 की है,
जब रावण समुद्री यात्रा पर थे। जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना प्रकृति प्रेमी रावण को अच्छा लगता था। वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते, लेकिन रावण केवल भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे, उनके अंदर वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी। यही जिज्ञासा उन्हें सवाल कर बैठी, आखिर समुद्र का पानी का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता है। रावण सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। जवाब ढूंढते ही वे विश्वविख्यात बन गए। रावण का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता विशाखापत्तनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। पिता इन्हें बचपन से गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन 2 विषयों के ज्ञान ने उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया, उनकी सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। BA और MA दोनों ही परीक्षा में इन्होंने काफ़ी ऊंचे अंक हासिल किए। ये तो इनकी जनरल पढ़ाई की बातचीत है। अब आगे देखिए, रावण का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्य को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। यही बचपन से बेचैनी वैज्ञानिक रहस्य को समझने के लिए, यही जिज्ञासु प्रवृत्ति उन्हें साइंटिस्ट बना दिया। अपने कॉलेज के ज़माने से ही उन्होंने शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। उनका पहला शोध पत्र फिलॉसफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। उनकी दिली इच्छा थी तो यही थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्य को ही समर्पित कर दे, मगर उन दिनों शोध कार्य को पूरा करने के समय के कैरियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। रावण भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। वित्त विभाग में अफसर बन गए। अपनी मेधा शक्ति, अपनी अद्भुत क्षमता के कारण यह वित्त विभाग में अफसर बन गए। उनकी तैनाती कलकत्ता में हुई। कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने अपने स्वाभाविक रुझान को बनाए रखा। दफ्तर से फुर्सत पाते ही वे लौटते हुए बहू बाजार आते, जहां इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। यह अपने आप में एक अनूठी संस्था थी, जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। यह प्रैक्टिकल जो कक्षा था, जो डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने जो प्रयोगशाला स्थापित किए थे, उसकी यह विधि व्यवस्था है। डॉक्टर महेंद्र इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। अपने महान उद्देश्य के बावजूद इस संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव था। रावण इस संस्था की प्रयोगशाला में कामचलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते रहे। यह अपने आप में एक आधुनिक हठ योग का उदाहरण था, जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत करने के बाद बहू बाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने का प्रयास करता। अब बच्चों समझो कि एक व्यक्ति दिन भर सरकारी नौकरी का काम काज निभाते हुए जब शाम में फुर्सत में आता है तो बिल्कुल थक जाता है। इस थके हुए घड़ी में वह अपने दफ्तर से लौटते थे और बहू बाजार आते थे। वहाँ इस प्रयोगशाला में
वह जम जाते थे। प्रयोगशाला में उतना व्यवस्था नहीं था, काम चलाऊ उपकरण रहता था। घिसी-पिटी उपकरण के सहारे ये अपने इच्छा प्रबल शक्ति को वास्तविक रूप देते थे और कई घंटों तक वहाँ पर जमकर काम करते थे। उन्हीं दिनों वे वाद्य यंत्रों की ओर आकृष्ट हुए। वाद्य यंत्र मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे बीना है, सितार है, हारमोनियम है आदि की ओर आकृष्ट हुए। वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया, जिनमें देसी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र थे। प्रयोगशाला में आने के बाद इनका रुझान वाद्य यंत्र पर गया। ये वाद्य यंत्र देसी और विदेशी दोनों थे। दोनों की आवाज़ को सुनने के बाद इन्होंने उस पर शोध कार्य करना प्रारंभ कर दिया। वाद्य यंत्र पर किए जा रहे शोध कार्य के दौरान उनके अध्ययन के दायरे में जहां वायलिन, चैलो या पियानो जैसे विदेशी वाद्य आए, वहीं बीना, तानपुरा और मृदंगम पर भी उन्होंने काम किया। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया है। वाद्य यंत्र के कंपन के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया और अनेक शोध पत्र भी प्रकाशित किए। अर्थात वाद्य यंत्र पर गहन अध्ययन करने के बाद भी इन्होंने इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली और अनेक शोध पत्र भी इन्होंने प्रकाशित किया। उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ था। मुखर्जी महोदय ने रामन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर ले। रामन के लिए यह कठिन निर्णय था। उस जमाने के हिसाब से वे अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे, जिसके साथ मोटी तनख्वाह और अनेक सुविधाएं जुड़ी हुई थी। उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे। ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधा वाली विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना हिम्मत का काम था। देखो बच्चों, कितने बड़े त्याग का काम इन्होंने किया है कि वाणिज्य विभाग में सरकारी पद पर, प्रतिष्ठित पद पर सुशोभित थे, हैंडसम सैलरी था और हैंडसम सुविधा था। ये इतना काम करने के बाद ये संध्या समय में प्रयोगशाला में अपना योगदान देते थे। मुखर्जी साहब ने इन्हें बहुत रिक्वेस्ट किया कि वे सरकारी नौकरी छोड़ दें और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर सुशोभित हो जाएं। अब बच्चों तुम बताओ कि कहाँ सरकारी नौकरी और कहाँ एक प्राइवेट नौकरी, और इनसे आग्रह किया गया कि सरकारी नौकरी छोड़ दिया जाए और इस पद पर विराजमान हो। ऐसे में निर्णय लेना बड़ा कठिन होगा। आजकल के लोग अगर ऐसे होंगे तो किसी भी कीमत पर सरकारी नौकरी नहीं छोड़ेंगे। रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़कर सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में वे अपना पूरा समय अध्ययन, अध्यापन, शोध में बिताने लगे। 4 साल बाद यानी सन 1921 में समुद्री यात्रा के दौरान जब रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल हिलोड़े लेने लगा तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए, जिसकी परिणति रामन प्रभाव की खोज में हुई। देखो बच्चों, सरकारी नौकरी को इन्होंने त्याग करके और सरस्वती की साधना में जुट गए। सरस्वती की साधना में जुटने के बाद जब इन्होंने समुद्री यात्रा प्रारंभ की तब इन्होंने इस संबंध में जानकारी की और इस दिशा में प्रयोग किए
और जिसकी परिणति सामने आई और इन्होंने जो सिद्धांत दिया वह रामन खोज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रामन ने अनेक ठोस रगों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है। वजह यह होती है कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटोन जब तरल या ठोस रवे से गुजरते हुए इनके अणुओं से टकराते हैं तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या पा लेते हैं। दोनों ही स्थितियां प्रकाश के वर्ण रंग में बदलाव लाती है। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैगनी रंग के प्रकाश में होती है। बैगनी के बाद नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है। इस प्रकार लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिमाण में ऊर्जा खोता है या पाता है उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तित होता है, हो जाता है। अर्थात इन्होंने विबजियो यह 7 रंग का उन्होंने दिया। जो सबसे पहले वायलेट का दिया, उसके बाद इंडिगो का दिया, उसके बाद ब्लैक का, तब ग्रीन का, तब येलो का, तब ऑरेंज का, तब रेड का, लाल का। सबसे कम विक्षेपण लाल में होता है और सबसे अधिक विक्षेपण वायलेट में होता है, ऐसा उन्होंने बताया। रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश के तरंग रूप में मानते थे, मगर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों का तीव्र धारा के समान है। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की और इन्हें फोटोन नाम दिया। रामन के प्रयोगों ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश वर्ण में परिवर्तन या साफ तौर पर प्रमाणित होता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है। रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता है। यह मुश्किल तकनीक है और गलतियों से संभावना बहुत अधिक रहती है। रामन की खोज के बाद पदार्थों का आणविक और परमाणुविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिए जाने लगा। यह तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना का सटीक जानकारी देती है। इस जानकारी की वजह से पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया है। रामन प्रभाव की खोज ने रामन को विश्व के चोटी के वैज्ञानिक की पंक्ति में ला खड़ा किया। पुरस्कारों और सम्मानों की तो जैसे झड़ी सी लग गई। इन्हें सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। ठीक अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले, जैसे रामन की मैक्सी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार। सन 1954 में रामन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब क्या चाहिए बच्चों, जो सोच नहीं सकते थे उससे बड़ी उपाधि इन्हें मिल गई। ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। उनके बाद यह पुरस्कार भारतीय
नागरिकता वाले किसी अन्य वैज्ञानिक को अभी तक नहीं मिल पाया है। उन्हें अधिकांश सम्मान उस दौर में मिले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने भारत को एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को जागृत किया, इसलिए इनका नाम वैज्ञानिक चेतना के वाहक के रूप में दिया गया। बच्चों, विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को जागृत किया। भारतीय संस्कृति से रामन को हमेशा ही गहरा लगाव रहा है। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण रखा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। वे कट्टर शाकाहारी थे और मदिरा से सख्त परहेज रखते थे। जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम गए तो वहाँ उन्होंने अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन किया। बाद में आयोजित पार्टी में जब उन्होंने शराब पीने से इनकार किया तो एक आयोजक ने परिहास में उनसे कहा कि रामन ने जब अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें आह्लादित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो रामन सर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज क्यों? रामन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोग और शोध पत्र लेख तक ही सिमटा हुआ नहीं था। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। उन्हें अपने शुरुआती दिन हमेशा ही याद रहे जब उन्हें ढंग और प्रयोगशाला और उपकरणों के अभाव में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। इसलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की जो बंगलोर में स्थित है और उन्हीं के नाम पर रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जानी जाती है। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की। अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया। जिस प्रकार एक दीपक से अन्य कई दीपक जल उठते हैं, उसी प्रकार उनके शोध छात्रों ने आगे चलकर काफ़ी अच्छा काम किया। उन्हीं में कई छात्र बाद में उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हुए। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करेंट साइंस नामक एक पत्रिका का भी संपादन करते थे। रामन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सिमटा नहीं था। उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से पूरे देश को आलोकित और प्रभावित किया। उनकी मृत्यु 21 नवंबर सन 1970 के दिन 82 वर्ष की अवस्था में हो गई। अब बताओ बच्चों, 82 वर्ष तक इन्होंने भारत माता की सेवा करते रहे, विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहे। रामन चेतना और दृष्टि की साक्षात मूर्ति थे। उन्होंने हमेशा हमें यह संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। तभी तो उन्होंने संगीत के सुर, ताल और प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी चीज बिखरी पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में है। जरूरत है रामन के जीवन से प्रेरणा लेने की और प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्य को भेदन करने की। अर्थात बच्चों, हमें इस पाठ से यह संदेश मिलता है कि हम अपने प्राकृतिक परिवेश में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन पर गहरी सोच रखें, उनके बारे में चिंतन करें, मंथन करें, तब जाकर के हमें उसके रहस्य के बारे में जानकारी मिल सकती है। धन्यवाद बच्चों। अब आप इसका प्रश्न उत्तर बनाएंगे, फिर जो प्रॉब्लम होगी हम इसका समाधान करेंगे। धन्यवाद।